नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में कुछ खास खबरें, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा सबक दिया है जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। वहीं बात होगी पाकिस्तान के किराना हिल्स की, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने चुप्पी साध रखी है। साथ ही बात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति की, जिन्होंने झूठ बोलने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। स्वदेशी तकनीकी और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम ने हमलों को सटीक बनाया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ऐसी मात खाई है कि आने वाली नस्लें भी बददुआएं देंगी। आसिम मुनीर की बेवकूफियों से पाकिस्तान ऐसा पिटा कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी कभी भूल नहीं पाएंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया कभी ना भूलने वाला सबक। पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर रौंद दिया पाक सेना का गुरूर। परमाणु बम की धमकी को हिंदुस्तान ने कर दिया तार तार। असीम मुनीर और पाकिस्तान के मंसूबों को कर दिया खाक। असीम मुनीर की बेवकूफियों से खुद पिट गया पाकिस्तान। घुटनों पर आया भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। भारत को धमकी देने वाले असीम मुनीर ने खुद पाकिस्तान के लिए ऐसी कब्र खोदी जिसमें दबकर पाकिस्तान सांस नहीं ले पा रहा है। हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के हर सिप हसालार के माथे पर परेशानी आ चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का बदला ऐसी धमक के साथ लिया कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी इस बदले को भूल नहीं पाएंगी। भारत की ओर से पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था कि वो पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा देगा और इसमें वो उसे सहयोग कर सकता है। भारत की नीति साफ थी कि ना तो उसके निशाने पर पाकिस्तानी नागरिक ठिकाने हैं और ना ही उसके सैन्य ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने वही किया जिसका उसने संकल्प लिया था। लेकिन असीम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज से यही बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। असीम मुनीर की फौज ने भारत के इरादे को समझते हुए भी भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला करके भारत के धैर्य को तोड़ दिया और सशस्त्र सेना की शक्ति को सीधे चुनौती दे दी। फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया। हिंदुस्तान की सेना ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, पाकिस्तान को जल्द ही पता चल गया कि उसका मुकाबला बराबर वालों से नहीं है। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा भारत के हमले से थर्रा उठा। हिंदुस्तान को परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसे छठी का दूध याद दिलाएगा। फिर वही हुआ जो पूरी दुनिया को पता चला। महज 3 दिनों में पाकिस्तान सीज फायर के लिए तड़पने लगा। इस ऑपरेशन में भारत ने दुश्मन की अनेकों मिसाइलों और ड्रोन को मारकर गिराया और पाकिस्तान के साथ उसके मित्र देशों चीन और तुर्की को भी चीर कर रख दिया। पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन भी चारों खाने चित्त हो चुका था और विशुद्ध रूप से पाकिस्तान हथियार देने वाला तुर्की के माथे पर भी बल पड़ चुके थे। इधर भारत को अपनी सैन्य ताकत का असली अंदाजा इस वजह से लगा कि उसके कई स्वदेशी मारक हथियारों, सपोर्टिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी ने इस ऑपरेशन में बहुत शानदार काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो कामयाबी मिली उसका श्रेय वर्षों से अंतरिक्ष, विमान, मिसाइल और हथियार बनाने के क्षेत्र में इसकी मेहनत और दूरदृष्टि को भी जाता है।
7 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर हमला किया। भारतीय मिसाइलों ने एकदम सटीक निशाने लगाए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर मौत बनकर गिरी। ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकी इमारतों के अंदर के पास ठिकानों को ही टारगेट किया। आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया। वहां भी सटीक निशाना लगाया गया और इन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया। अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि इस हमले के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइल चलाई गईं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सटीकता इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि भारत ने बहुत ही आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसमें जमीन और अंतरिक्ष दोनों की मदद ली गई। ये क्षमता DRDO, ISRO और अन्य संस्थानों में सालों तक किए गए रिसर्च का नतीजा है, जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही साबित हो सका है। भारत की स्वदेशी तकनीक की कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अचूक निशाना है, जिसमें बहुत ही आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा है। इसे वर्षों की मेहनत से विकसित किया गया है। भारत का अपना नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम भी है, जो बेहतरीन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित है और मौजूदा समय में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इनके अलावा हमारे पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट भी हैं। कार्टोसैट, रीसेट और EOS सीरीज के सैटेलाइट भी हमारी सशस्त्र सेना की नई ताकत है। भारतीय सेना के लिए जरूरी जानकारी और तस्वीरें भेजते हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट 25 से 30 सेंटीमीटर तक की छोटी चीजों को भी पहचान सकते हैं। नाविक सिस्टम 10 से 20 सेंटीमीटर तक की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर सटीक हमला और फिर भयंकर तबाही के पीछे भारत की वर्षों की मेहनत छिपी है। इन सब की वजह से भारतीय हथियार 1 मीटर से भी कम दूरी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा ही देखने को मिला। जिन आतंकी ठिकानों और बाद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान के एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इससे दुनिया को ये यकीन हो गया कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारतीय हथियार न सिर्फ सटीक थे बल्कि बहुत घातक भी थे। यही वजह है कि आज जो बातें भारतीय सशस्त्र सेना खुद नहीं कह रही, वो पूरी दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान किन परिस्थितियों में मैदान छोड़ने को मजबूर हुआ। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में कई अलग अलग रडार और हथियार सिस्टम शामिल हैं। ये सभी मिलकर काम करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लगभग हर हमले को नाकाम कर दिया। इस्तेमाल किए गए रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा स्वदेशी रूप से विकसित राजेंद्र रडार, रोहिणी 3D लो लेवल लाइट वेट रडार और लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार भी शामिल थे। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर रिटेलिएशन सिस्टम भी शामिल हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को 12 किलोमीटर तक की दूरी पर मार सकता है। इसके अलावा आकाश शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी अचूक निशाना लगाने में माहिर हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पुरानी बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में ड्रोन को मार गिराने के लिए भी किया गया है। इनको अपग्रेड करने में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये पहला भारत पाकिस्तान संघर्ष था जिसमें ड्रोन और अन्य मानव रहित UAV सिस्टम ने इतनी अहम भूमिका निभाई है। भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए और लाहौर जैसे शहरों में रणनीतिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं तुर्की वाले पाकिस्तानी ड्रोन पूरी तरह से फेल हो गए हैं। भविष्य के युद्ध में मानव रहित सिस्टम ही सबसे आगे होंगे। उसमें भारत से पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला होता नहीं दिख रहा।
कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत की रक्षा तकनीक अब बहुत मजबूत हो चुकी है और पाकिस्तान की वजह से भारत को इसका युद्ध के माहौल में और भी ज्यादा एहसास हो चुका है। अगर पाकिस्तान इस समय ये गलती नहीं करता तो शायद भारत को भी अपनी क्षमता का पता नहीं चल पाता, जिसे और बेहतर करने का भी उसके पास अच्छा रास्ता खुल गया है। भारत के एयर डिफेंस के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना भारत से बुरी तरह खाकर अपनी जलालत का एहसास कर रही है, जिसके लिए पाकिस्तान की अगली कई नस्लें भारत को नई जनरल मुनीर को ही कोसेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। किराना हिल्स को पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का केंद्र माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमले करता है तो भी यह क्षेत्र सुरक्षित रहकर जवाबी हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया था कि भारत ने किराना हिल्स या पाकिस्तान में किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर किराना हिल्स से न्यूक्लियर रेडिएशन की चर्चा जोर पकड़ रही है। लोग इस बारे में कंफर्म होना चाहते हैं कि आखिर किराना हिल्स की सच्चाई क्या है। एक खास रिपोर्ट देखें। रेडिएशन लीक से पाकिस्तान बनेगा रेगिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइलों से किराना हिल्स पर तगड़ा वार। किराना हिल्स की आग से राख होगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की धमक से दहल रहा पाकिस्तान। जब्त होने वाले हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार। पाकिस्तान के परमाणु की पूरी दुनिया को चिंता। मिसाइलों की आवाज और धमाके की ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जो सबक सिखाया, अब पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कहीं पाकिस्तानी में नई तबाही दस्तक तो नहीं दे चुकी, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर पूरे पाकिस्तान की नजर अगर किसी पर है तो वो है किराना हिल्स। जी हाँ, किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार होने की बात कही जा रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया में ये खबर तेजी से फैली कि क्या पाकिस्तान के किराना हिल्स की गुफाओं में बने परमाणु ठिकानों पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने निशाना बनाया था। क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट किया? क्या भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करने वाले हैं? भले ही पूरी दुनिया पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर चिंता कर रही हो, लेकिन इस बात को भारतीय सेना खुद नकार रही है। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. भारत की हालिया एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह सनसनी अफवाहें फैली हैं। दावे किए गए हैं कि वहां भारत की कार्रवाई से रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया और स्थिति की जांच के लिए एक अमेरिकी विमान भी मौके पर पहुंच गया। इन खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अब इन अटकलों पर अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर नई बहस छिड़ गई है। The path towards peace and the wisdom and fortitude that shows. Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time.
संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इन किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीक को बेबुनियाद बताया है, मगर सोशल मीडिया पर किराना हिल्स रेडियो एक्टिव लीक का ये मामला अभी तक जोर शोर से बहस का विषय बना हुआ है। तो लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी कैसे काम करती है और ये कितनी ताकतवर है। इन सब के बीच ये भी सवाल है कि अगर हमला होने से किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिसाव हो रहा है तो ये कितना नुकसान दे सकता है। ICANW.org के अनुसार एक छोटे से परमाणु हथियार जैसे 10 KT के विस्फोट और गर्मी के प्रभाव से परमाणु रिएक्टर और आसपास की सभी इमारतें नष्ट हो जाएंगी। रिएक्टर और संग्रहित ईंधन की छड़ों के भीतर रेडियोधर्मी घटक ज्यादा टूटने लग जाएंगे, यानी तेजी से विखंडन शुरू हो जाएगा और कुछ मामलों में भाप बनकर उड़ जाएंगे। विस्फोट केंद्र से हवा के साथ नीचे की ओर ले जाने वाले धुएं और मलबे में अतिरिक्त रेडियोधर्मी कण शामिल हो जाएंगे। यह अनुमान लगाया गया कि रिएक्टर कोर और खर्च किए गए ईंधन पूल में मौजूद 100% सीजियम 137 रेडियो एक्टिव तत्व परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर परमाणु हमले के बाद पर्यावरण में छोड़ दिया जाएगा। संयुक्त प्रभाव से लाखों क्यूरी सीजियम 137 निकल सकता है। यह अनुमान लगाया गया कि हर 10 लाख क्यूरी निकलने से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। बता दें कि क्यूरी रेडिएशन नापने की इकाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौता भी एक दूसरे की सुविधाओं पर हमलों को प्रतिबंधित करता है। इसलिए भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की बात कही, लेकिन किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया पर जैसी अफरा तफरी मची है वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर ला रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस सरगोधा और नूर खान एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए थे। यही दोनों ठिकाने पाकिस्तान के परमाणु ढांचे के काफी करीब माने जाते हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से सरगोधा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि इन हवाई हमलों के बाद सोशल मीडिया और कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने दावा किया कि भारत ने किराना हिल्स के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, जिससे रेडियो एक्टिव रिसाव की बातें कही जा रही हैं। किराना हिल्स को लेकर जैसी चर्चाएं चल रही हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। पूरे इतिहास में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर कई बार हमला किया गया। 1984 से 1987 की अवधि में ईरान में निर्माणाधीन बिजली संयंत्रों पर इराक द्वारा बार बार हवाई बमबारी की गई। स्लोवेनिया द्वारा 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद यूगोस्लाव वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्लोवेनिया में क्रस्को परमाणु संयंत्र के ऊपर से एक खतरनाक ओवरपास बनाया, जो उस समय चालू था। इराक में तथा कथित अनुसंधान रिएक्टरों को 1981 में इजराइल और 1991 में अमेरिका ने हवाई बमबारी से नष्ट कर दिया था। बमों ने 1977 में स्पेन और 1982 में दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन रिएक्टरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 1982 में फ्रांस में निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र पर एंटी टैंक मिसाइलों ने हमला किया। परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान अभी आतंकी कारगुजारियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। झूठ बोलने में पाकिस्तान सरकार का भी कोई मुकाबला नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मिसाइलों ने ही पाकिस्तान की किराना हिल्स को निशाना बनाया। शायद यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार जब्त करने की मांग उठाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर आए रक्षा मंत्री ने सैनिकों से बातचीत में कहा कि इस अभियान में आतंकी संगठनों और पाकिस्तान में उनकी आकाओं को साफ बता दिया कि उन्हें खुद को कहीं भी सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं पूरी दुनिया के सामने ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो कि एक दुष्ट और गैर जिम्मेदार देश है, क्या उसके हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IAEA से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त
समाप्त करने की मांग भी रखी है। एटमी धमकियां दी गई। हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA एक अंतर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने का प्रयास करता है। इसे 1957 में संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त संगठन के रूप में बनाया गया था। हालांकि ये एक स्वायत्त शासी निकाय है। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। हालांकि ये एजेंसी UNGA और UNSC को रिपोर्ट करती है, जिसके बाद ये संगठन संबंधित देश पर रोक लगाते हैं। परमाणु ऊर्जा एजेंसी पिछले 3 दशकों में 4200 से ज्यादा घटनाओं का हवाला देते हुए परमाणु और रेडियो एक्टिव सामग्रियों की तस्करी के खिलाफ अधिक सावधानी बरतने का आग्रह कर चुकी है। IAEA के महानिदेशक अभी राफेल मारियानो ग्रॉसी हैं। किराना हिल्स को पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित सैन्य क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ 10 से ज्यादा भूमिगत परमाणु सुरंगें हैं। ये जगह खुशब परमाणु परिसर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। खुशब में 4 भारी पानी के रिएक्टर हैं, जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम बनाने में होता है। विश्लेषकों का मानना है कि ये जगह पाकिस्तान की दूसरी बार हमला करने की क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जगह और आसपास के हवाई अड्डे इसे किसी भी सीमा पार सैन्य कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण निशाना बनाते हैं। इसका मतलब है कि किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी युद्ध में निशाने पर आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो रेडिएशन लीक से पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। किराना हिल्स की आग से राख से पूरा पाकिस्तान राख हो जाएगा। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी देकर दहशत फैलाता रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को IAEA संगठन जब्त भी कर सकता है। क्यों? पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के पास परमाणु होना पूरी दुनिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति रवैये से अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। खासकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बनाने में मदद की और उसके परमाणु कार्यक्रम पर चुप्पी साधे रहा। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठ बोलकर खुद अपनी और अपने देश की फजीहत करा रहे हैं। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात थी कि सीज फायर का ऐलान न तो भारत की ओर से
और न ही पाकिस्तान की ओर से किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वह सीज फायर कराने के अपने दावे से मुकर गए। एक खास रिपोर्ट देखें। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक दिया वो पूरी दुनिया के लिए सबक है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का यही अंजाम होगा। आतंकी देश पाकिस्तान के साथ भले ही चीन, तुर्की और अजरबैजान रहे हों, लेकिन भारत ने एक साथ तीनों देशों को पटकनी देकर दुनिया को ये बता दिया कि एशिया की महाशक्ति अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है, जो पाकिस्तान से दो टूक कहता है कि आतंकी या तो घर में घुसकर मारेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के बदले को शेमफुल कहा था। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कार्रवाई की वो अमेरिका को नागवार गुजरी। शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का रुख पाकिस्तान की तरफ है और भारत को हर तरफ से नीचा दिखाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कराकर खुद अमेरिका और अपनी फजीयत करवा रहे हैं। धड़ाधड़ झूठ, एक के बाद एक झूठ, कभी सुलह का ट्वीट वाला दावा तो कभी भारत पाकिस्तान में सुलह नहीं कराने की बात। खुद को सुपर पावर बताने वाले देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद होश नहीं है कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 4 साल में 30,000 से ज्यादा झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। ताजा मामला भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का है। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात थी कि सीज फायर का ऐलान ना तो भारत की ओर से और ना ही पाकिस्तान की ओर से किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वो सीज फायर कराने के अपने दावे से मुकर गए। The work that you do with partnerships that you forge, in this case it was Pakistan. And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But with us today is the first sergeant of the 379th Wing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशों पर जो रवैया अपनाया है, उससे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। लेकिन अगर हम वैश्विक राजनीति में अमेरिका के इतिहास और उसकी मौजूदा रणनीति को समझे तो ट्रंप प्रशासन अपने देश के कुकर्मों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ना तो अमेरिका पहले जितना एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र रह गया और ना ही भारत की स्थिति कुछ दशक पहले तक वाली रह गई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर वो लगातार उलट बयानी कर रहे हैं। ट्रंप ने पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह का बर्ताव किया है, उससे अमेरिका का मंसूबा साफ हो चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने घोषित मकसद से पहलगाम आतंकी हमला के गुनाहगारों को सजा देने के लिए शुरू किया। भारत अपने इरादे और लक्ष्य से जरा भी नहीं भटका, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन का इस मामले में शुरू से रवैया डुलमुल रहा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में अपनी पहली प्रतिक्रिया में आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त तेवर दिखाए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत गुनाहगारों को सजा देने के लिए सही में बहुत गंभीर है और वो ऐसा करके रहेगा, तब भी उन्होंने मिमियाना शुरू कर दिया। पहले कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे, फिर खुद ही संघर्ष विराम का क्रेडिट भी लेने लगे। आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति की तरह चलाने वाले पाकिस्तान और उससे पीड़ित भारत को एक ही तराजू में तौलने की शर्मनाक कोशिश की। जब भारत ने शीर्ष स्तर से सख्त संदेश दिया कि मित्रता का मतलब ये नहीं कि उल जलूल बोलना शुरू कर दें, तो मध्यस्थता के दावे से पीछे भी हट गए। कुल मिलाकर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान को उसकी गुनाहों की सजा दे, क्योंकि इससे अमेरिका के अपने पिछले कुकर्मों की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सकती है। आतंकवाद कितना खतरनाक है, अमेरिका को इसका पहला एहसास तब हुआ जब अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया। इससे पहले अपने हथियार बेचने के चक्कर में कहीं न कहीं उसने इसे अपनी नीति का हिस्सा बना रखा था। इसका खुलासा पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के ठीक पहले पाकिस्तान ने ही कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका के लिए 30 वर्षों से हम गंदा काम कर रहे हैं और आतंकवादियों का वही मेजबान रहा। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि गलतियां हमसे हुई, लेकिन हमारे साथ इसमें अमेरिका और पश्चिम भी शामिल थे, जिन्होंने आतंकियों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया। No, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में आतंकवाद पर अमेरिका की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सरा से हाथ मिलाने में भी जरा नहीं हिचके। जो अमेरिका का घोषित आतंकी है, $1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज ये तथ्य है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद है तो पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बना हुआ है, जिस पर ट्रंप की नरमी दिख रही है। झूठ की बुनियाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी राजनीति को दुनिया में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के झूठ के इतिहास को समझे तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले थे। इस तरह उन्होंने रोजाना औसतन 21 झूठ दावे किए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल से पहले साल हर दिन औसताना 6 झूठ या भ्रामक दावे किए थे। दूसरे साल में हर दिन 16, तीसरे साल में हर दिन 22 और चौथे साल में हर दिन 39 झूठे दावे किए। ये दिखाता है कि कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ ट्रंप के झूठे और भ्रामक दावे भी बढ़ गए थे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ गई थी। अक्टूबर 2020 में ट्रंप ने एक महीने में 3,917 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। इससे पहले सितंबर में उन्होंने 2,239 झूठे दावे किए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन पहले 2 नवंबर को ट्रंप ने 539 झूठे और भ्रामक दावे किए थे। एक समय दुनिया में अपना प्रभुत्व रखने वाला अमेरिका अब धीरे धीरे गिर रहा है। कभी रशियन तो कभी चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वहीं भारत भी अब दुश्मनों के सीने पर चढ़कर वार कर रहा है। दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह किए बगैर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका को अब ये डर सता रहा है कि उसके सुपर पावर होने का तमगा छिन न जाए।
यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप वाहवाही लूटने के लिए झूठों के सरदार बने रहे हैं, जिसका असर भारत पर पड़ता नहीं दिख रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।